सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ मैं आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आप लोग के डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में जो आपका सेकेंड पेपर है वो है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। दोस्तों, प्रारंभिक शिक्षा आप सभी लोग को पता है कक्षा 1 से 5 तक की शिक्षा, और नवीन प्रयास का मतलब है कि अब तक प्रारंभिक शिक्षा में कौन-कौन से नवीन प्रयास हो चुके हैं, कौन-कौन सी कमेटियां गठित हो चुकी हैं, कौन-कौन से संविधान में नियम बनाए गए, जिससे जो प्रारंभिक शिक्षा है वो लगातार प्रगति करते हुए आ रही है। दोस्तों, आप लोगों को शुरू से लेकर के अब तक क्या स्थिति है शिक्षा की, प्रारंभिक शिक्षा की यहाँ पर बात हो रही है, स्पेशली कक्षा 1 से 5 तक की शिक्षा के विषय में यहाँ पर बात हो रही है। तो प्रारंभिक शिक्षा में अब तक कौन-कौन से नवीन प्रयास हुए हैं, कौन-कौन सी कमेटियां गठित हो चुकी हैं अब तक, और कैसे धीरे-धीरे विकास हुआ है। जब अंग्रेजों का शासन था तब किस प्रकार से नवीनता लाई गई प्रारंभिक शिक्षा में। इसके अलावा आजादी के बाद कौन-कौन सी कमेटियां गठित हुई जिससे शिक्षा को सरल और सुविधाजनक बनाया जा सके। इसके अलावा सभी बच्चों को समान रूप से शिक्षा मिल सके। तो ये है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास जो आपका सेकेंड पेपर है। इसकी पहली क्लास में हमने इसका सिलेबस डिस्कस किया था। अब यहाँ पर जो सेकेंड क्लास है इसमें हम यहाँ पर आपको हर एक चैप्टर को लगातार ऐसे ही पढ़ाते हुए चलेंगे। दोस्तों, जो पहला चैप्टर है आपका प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु संवैधानिक प्रावधान एवं प्रतिबद्धताएं। सार्वभौमिकरण यहाँ पर लिखा हुआ है। मुझे पता है बहुत सारे प्रशिक्षुओं को इसके विषय में नहीं पता होगा कि सार्वभौमिकरण क्या होता है। दोस्तों, सार्वभौमिक का मतलब होता है कि सभी बच्चों को समान रूप से शिक्षा दी जाए, किसी प्रकार का कोई भेदभाव ना हो, ऊंच नीच ना हो, किसी प्रकार का जातिवाद ना हो, सांप्रदायिकता, किसी प्रकार का कोई भी सामाजिक बंधन ना हो, सामाजिक रूढ़ियां ना हो, सभी प्रकार के बच्चों को समान रूप से शिक्षा मिले। यही है प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण। सार्वभौमिकरण उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा, सभी बच्चों को समान रूप से शिक्षा देना। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अब सभी बच्चों को समान रूप से शिक्षा मिले, इसके लिए हमारे देश के संविधान में कौन-कौन से प्रावधान किए गए हैं और कौन-कौन सी प्रतिबद्धताएं हैं, इसको आप लोग विशेष रूप से ध्यान से देखिएगा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आसानी से आप बहुत ही आसानी से पूरे चैप्टर को समझ जाओगे, और अगर एक बार आप समझ जाओगे तो आसानी से आप एग्जाम में भी बहुत अच्छा करोगे। तो चलिए देखते हैं। शिक्षा सदैव मनुष्य के माध्यम से सामाजिक विकास एवं उत्थान का मुख्य स्रोत रही है। जब से मानव सभ्यता के अस्तित्व का आभास हुआ है, उसका मूल प्रेरक किसी न किसी स्वरूप में शिक्षा ही रही है। शिक्षा को प्रेरक बनाए रखने के लिए शिक्षा व्यवस्था का होना अनिवार्य है। शिक्षा अवस्था लक्ष्य प्राप्त करने के लिए एक साधन का कार्य करती है, यानी कि जो शिक्षा है वो आपके किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक साधन का कार्य करती है। जब आप शिक्षित रहोगे तभी आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाओगे। अब जो हमारा संविधान है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है प्रारंभिक शिक्षा के विकास में, क्योंकि जब तक देश में नियम कानून नहीं होता तब तक उन नियम कानूनों का पालन भी नहीं होता है। तो नियम बनाना बहुत जरूरी है और फिर उस नियम का पालन करवाना भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो हमारे देश के संविधान में कौन-कौन से रूल बने हैं प्रारंभिक शिक्षा के लिए, उसको आप लोग विशेष रूप से यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। दोस्तों, यहाँ पर देखिए 3 अनुच्छेद लिखे हुए हैं। संविधान के अनुच्छेद के 21A, 29(2) एवं 45 के अंतर्गत शिक्षा संबंधी संस्तुतियां, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आपका जो प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास जो आपका सेकेंड पेपर है, इसके एग्जाम में तो हमेशा आपके इस एग्जाम में हमेशा पूछेगा, सेकेंड सेमेस्टर में हमेशा इनके विषय में पूछता है, चाहे 21A हो, चाहे 29(2) हो, या फिर 45 धारा 45 हो। तो यहाँ पर सबसे पहले 21A के विषय में मैं बात करूंगी, लेकिन 21A से पहले दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि हमारे संविधान में पहले शिक्षा मौलिक अधिकार में नहीं थी, लेकिन 6 से 14 वर्ष तक के सभी बालकों को शिक्षा का अधिकार दिया गया है, शिक्षा का मौलिक अधिकार दिया गया है हमारे देश के संविधान में। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए हमारे संविधान निर्माताओं ने शिक्षा के महत्व को समझकर संविधान के भावानुसार राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों में वर्णन किया है, जो निम्न प्रकार है। देखिए, अनुच्छेद 21A सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अनुच्छेद 21A कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसके अलावा यही जो बताया गया है, जो 21A, इसको
एग्जाम में तो कई बार पूछा ही है, आप लोग के यूपी टेट सी टेट में भी कई बार रिपीट हुआ है, सुपर टेट में भी इससे क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस वजह से आप अनुच्छेद 21A को सिर्फ एक बार में बताऊंगी आपको, आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। देखिए, अनुच्छेद 21A शिक्षा प्राप्ति को शिक्षा का अधिकार को जीवन रक्षा का दर्जा देते हुए संविधान के 86वें संशोधन में अनुच्छेद 21A जोड़ा गया, जो निम्न प्रकार है। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि जो अनुच्छेद 21A जोड़ा गया है वो किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। तो कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन कि जो ये अनुच्छेद 21A जोड़ा गया है वो किस संविधान संशोधन में जोड़ा गया है? तो 86वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया है। अब देखिए इसमें कहा क्या गया है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और सिर्फ एक बार देखिए, 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, जो कि राज्य सरकार कानून बनाकर सुनिश्चित करेगी। यानी कि देखिए यहाँ पर 21A लिखा हुआ है, आप देखिए यहाँ पर 21A, अनुच्छेद 21 नहीं लिखा हुआ, अनुच्छेद 21A लिखा हुआ है। यानी कि पहले ये प्रतिबद्धता नहीं थी कि राज्य सरकार एक कानून बनाकर 6 से 14 वर्ष के बालकों की शिक्षा का प्रबंध करें, लेकिन जब अनुच्छेद 21A बना तो उसमें ये जोड़ा गया कि जो 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बालक हैं उनको शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, और उस अधिकार की रक्षा कौन करेगा? राज्य सरकार कानून बनाकर उनके अधिकारों की रक्षा करेगी। तो यहाँ पर देखिए स्पष्ट रूप से बस आपको यही याद रखना है कि कक्षा 1 से लेकर के 8 तक की शिक्षा जो होती है आप सभी को पता है निःशुल्क होती है। कक्षा 1 से 5 तक प्राथमिक, फिर कक्षा 6 से 8 तक पूर्व माध्यमिक विद्यालय में बच्चे पढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप सभी लोग को पता है प्राइमरी में जब बच्चा 6 साल का होता है तभी उसको एडमिशन मिलता है। तो 6 साल का बच्चा, यहाँ पर आप 6 साल से याद रखिए, आप बाल विकास पढ़ के आए हैं फर्स्ट सेमेस्टर में, तो आपको सेकेंड सेमेस्टर में पता होना चाहिए कि 6 वर्ष यानी कि कक्षा 1 से लेकर के और 14 वर्ष कक्षा 8 तक की जो शिक्षा है वो बिल्कुल निःशुल्क है और सभी बच्चों को इसको प्राप्त करने का अधिकार है। तो ऐसे आप आसानी से याद रख सकते हैं कि 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, जो कि राज्य सरकार कानून बनाकर सुनिश्चित करेगी। इसको आप लोग बिल्कुल अपने दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन निश्चित रूप से एग्जाम में पूछता ही पूछता है। इसके बाद अनुच्छेद 29(2) है, क्योंकि मैंने बोला भी आपको कि अनुच्छेद 21A, 29(2) और धारा 45 ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। 29(2) तो बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान भाषा में इसको आप समझ सकते हैं। राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि से सहायता पाने वाली किसी शिक्षा संस्था में प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा। अब इसको बहुत ही सरल भाषा में मैं अगर आपको बताऊं कि शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार सभी को है, चाहे किसी का धर्म अलग हो, कोई किसी भी जाति का हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी का कोई भी मूल वंश हो, किसी भी भाषा को जानता हो, किसी भी रंग का हो, उस व्यक्ति से किसी भी प्रकार का बिना भेदभाव किए सभी को समान रूप से शिक्षा मिलनी चाहिए। उनको शिक्षा से हम किसी भी प्रकार से इस प्रकार से वंचित नहीं कर सकते कि उसका रंग काला है, उसका धर्म दूसरा है, उसका मूल वंश दूसरा है, उसकी जाति नहीं अच्छी है, वो नीची जाति का है, उसकी भाषा नहीं अच्छी है। तो इन सब के आधार पर आप उन बच्चों को अलग नहीं कर सकते हैं। जितने भी राज्य द्वारा पोषित जो राज्य निधि से सहायता पाने वाले विद्यालय हैं, जो शिक्षा संस्थाएं हैं, वो किसी भी प्रकार से बच्चों के धर्म के आधार पर, ऐसा नहीं कि किसी का धर्म कोई और है और वहां पर कोई पर्टिकुलर धर्म के बच्चे पढ़ रहे हैं तो और दूसरे धर्म के बच्चों को उस स्कूल में एंट्री नहीं मिलेगी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती है यहाँ पर देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते हैं स्कूल। यानी कि ये बहुत बड़ी बात लिखी गई है अनुच्छेद 29(2) में कि किसी भी प्रकार से किसी भी जाति धर्म का बच्चा हो उसको शिक्षा का समान रूप से अधिकार है। हमारे देश के कानून में यही लिखा हुआ है, किसी भी प्रकार से आप कोई भेदभाव नहीं कर सकते हैं। तो ये हो गया 29(2). अब देखिए इस अनुच्छेद की मूल मंशा शिक्षा को सर्वव्यापक सबकी पहुंच तक पहुंचाना है। राज्य सरकार से किसी भी प्रकार की सहायता प्राप्त करने वाला कोई भी विद्यार्थी संस्था शिक्षा प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रवेश लेने आए किसी बालक को इसलिए नहीं रोक सकती है कि वह किसी विशेष समुदाय या मूल वंश का है या समुदाय मूल वंश का सदस्य नहीं है। सभी को शिक्षा प्राप्त करने का संवैधानिक अधिकार है। तो आप लोगों ने देखा कि जो अनुच्छेद 29(2) है
उसके अंतर्गत किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव बच्चों से नहीं किया जाएगा और सभी प्रकार के सभी धर्मों के बच्चों को समान रूप से शिक्षा का संवैधानिक अधिकार है, संविधान में अधिकार दिया गया है। अब यहाँ पर बात करेंगे अनुच्छेद 45 की। अनुच्छेद 45 भी बहुत ही आसान है। बालकों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का उपबंध किया गया है इसमें। अब यहाँ पर देखिए, राज्य के संविधान के प्रारंभ से 10 वर्ष की अवधि के भीतर सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु तक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने के लिए उपबंध करने का प्रयास करेगा। इसका मतलब है कि जो राज्य का संविधान है उसके प्रारंभ से 10 वर्ष की अवधि के भीतर सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु तक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने का उपबंध किया गया है अनुच्छेद 45 में। तो यहाँ पर देखिए, जो भारतीय संविधान का 86वां संशोधन है, 86वां संशोधन करके अनुच्छेद 45 में कुछ परिवर्तन किया गया है। परिवर्तन क्या किया गया, देखिए, राज्य सभी बच्चों को 6 वर्ष की आयु तक पूर्व माध्यमिक शिक्षा व बाल देखरेख की सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा। बहुत ही इजी है। देखिए, जो 86वां संविधान संशोधन है वो अनुच्छेद 45 में कुछ परिवर्तन किया गया है 86वां संविधान संशोधन के द्वारा। देखिए, राज्य सभी बच्चों को 6 वर्ष की आयु तक पूर्व प्राथमिक शिक्षा व बाल देखरेख की सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा। अब 6 वर्ष की आयु के पहले आप सभी लोग को पता है कि प्राइमरी स्कूल में 6 वर्ष की आयु होने पर ही बच्चों को प्रवेश मिलता है। अब यहाँ पर देखिए, 6 वर्ष से पहले का मतलब क्या है? 6 वर्ष से पहले के बच्चे आप सभी को पता होगा कहाँ पढ़ते हैं, स्कूल में के बगल में होता है आंगनबाड़ी। तो 6 वर्ष से पहले यानी कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा जो बच्चों को मिलती है वो आंगनबाड़ी में मिलती है और उनकी देखरेख वहां पर आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ राज्य सभी बच्चों को 6 वर्ष की आयु तक पूर्व प्राथमिक शिक्षा व बाल देखरेख की सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा। तो अनुच्छेद 45 में भी क्या परिवर्तन किया गया? बस इतना परिवर्तन किया गया है कि जो 6 वर्ष से छोटे बच्चे हैं उनकी देखरेख की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। वो किस तरीके से आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों के द्वारा प्राथमिक शिक्षा, पूर्व प्राथमिक शिक्षा को उपलब्ध कराते हैं और बालकों की देखरेख की जिम्मेदारी भी लेते हैं। तो ये हो गया। यहाँ पर भी देखिए, राज्य को ही प्रबंध करना है बच्चों के 6 वर्ष से पहले की शिक्षा का, यानी कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा का। अब यहाँ पर देखिए, उपर्युक्त संवैधानिक प्रावधानों के आधार पर भारत सरकार अपने संघ राज्यों द्वारा विभिन्न प्रकार की शैक्षणिक योजनाएं, परियोजनाएं व कार्यक्रम बनाकर संवैधानिक प्रतिबद्धता को पूरी कर रही है। जैसे यूपी में सभी के लिए शिक्षा परियोजना, शिक्षा गारंटी स्कीम, ECCE, सर्व शिक्षा अभियान आदि। तो सर्व शिक्षा अभियान हो, चाहे शिक्षा परियोजना हो, या बहुत सारी योजनाएं हैं, ब्लैक बोर्ड योजना हो। इसके अलावा बहुत सारी कमेटियां गठित हुई हैं जिसके विषय में आप लोगों को प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास में पढ़ना है और मैं पूरा कंप्लीट सिलेबस आप लोगों को पढ़ाऊंगी। उम्मीद करती हूँ कि आज का जो सेकंड क्लास है आप लोग को पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं सभी को इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे अधिक से अधिक हमारे DLED सेकंड सेमेस्टर के भाई बहन हमसे जुड़ सके और हमारे जितने भी वीडियोस हैं उनको देख सकें। और हम लोगों ने दोस्तों आप लोग के सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस भी डिस्कस कर दिया है और सभी सब्जेक्ट का लगभग सिलेबस डिस्कस कर दिया है और सभी का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबका लिंक दे देते हैं। साइड में आई बटन पर भी क्लिक करके आप वीडियोस को देख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के निशान को जरूर दबा दीजिए, जिससे हम जो भी नई वीडियो लेकर के आते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइम से पहुंच जाए और आप हमारे सभी वीडियो से ऐसे ही अपडेट रहें और लगातार हमारे चैनल से ऐसे ही बने रहें और जो भी वीडियोस हम डालते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अपने फ्रेंड्स को भी इसको शेयर कर दिए, जिससे अधिक से अधिक हमारे DLED के भाई बहन हमसे लगातार ऐसे ही जुड़े रहें और अच्छे अच्छे वीडियोस को ऐसे ही रोज प्राप्त करते रहें। वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।